सुनसान सड़क हर किसी के मन में दहशत पैदा करती है, लेकिन अगर वही सुनसान सड़क किसी घने जंगल में परिवर्तित हो जाए तो वो दृश्य और भी भयावह लगने लगता है। खैर, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां आत्माओं और भूतों का साया हमेशा मंडराता रहता है। एक दिन की बात है, मदन अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ अपने चाचा के घर गया हुआ था। लौटते लौटते उसे शाम हो जाती है। माँ, बाबूजी, घर कितनी दूर है? हाँ जी, देखिए ना, चलते चलते कितना अंधेरा हो गया है। घर पहुँचते पहुँचते तो रात ही हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मदन चारों तरफ देखता है। उस सुनसान रास्ते पर अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मदन मन ही मन घबराया हुआ था। जिस रास्ते से मदन अपने परिवार के साथ गुजर रहा था वो रास्ता काफी सुनसान था। मदन उस सुनसान सड़क पर अपने परिवार के साथ सीधा चला जा रहा था। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें काफी समय लगेगा। एक कच्ची पगडंडी है, अगर कहो तो उसी रास्ते से चले। बाबूजी, क्या उस रास्ते से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे? हाँ, पर मैं उस रास्ते में सिर्फ एक ही बार गया हूँ, वो भी मेरे दोस्त के साथ। उस रास्ते में हम जल्दी पहुंच गए थे। बाबूजी, तो उसी रास्ते से चलिए ना, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, चलो। मदन पीछे की ओर लौटता है और वह कच्ची पगडंडी ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ी इमली का पेड़ दिखता है। मदन मन ही मन सोचता है, अरे ये तो वही इमली का पेड़ है जब मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, और ये वही कच्ची पगडंडी है। क्या हुआ जी, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलो, यही वो कच्चा रास्ता है। वे तीनों उस कच्ची पगडंडी पर निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर वो तीनों चल रहे थे वो रास्ता बहुत ही सकरा और खतरनाक था। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं, बड़े बड़े पेड़ थे। तीनों डरते कपकपाते आगे बढ़े जा रहे थे। जब मैं अपने दोस्त के साथ आया था तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां नहीं थी, फिर ये झाड़ियां। मदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो जितना आगे बढ़ रहा था उतनी घनी झाड़ियों में घुसता जा रहा था। सुनिए जी, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं? जितना आगे बढ़ रहे हैं ये झाड़ियाँ उतनी ही घनी होती जा रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हो सकता है ये झाड़ियां बड़ी हो गई हो। मैं काफी समय पहले आया था इस रास्ते से। मदन अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। घंटों चलने के बाद भी उन्हें कोई साफ रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी पगडंडी पर बार बार चल रहे हों। ये क्या जी, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये किस रास्ते पर ले आए हैं आप? सविता, मुझे लगता है कि हम एक गलत रास्ते में आ गए हैं। घंटों से चले जा रहे हैं लेकिन ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब मैं अपने दोस्त के साथ आया था तब तो इतना समय नहीं लगा था। क्या? देखिए जी, किसी अनजान जगह पर आगे जाना किसी खतरे से कम नहीं है। चलिए हम वापस लौट चलते हैं। हाँ, चलो, मुझे भी ये रास्ता गलत लग रहा है। तीनों उस रास्ते से वापस हो जाते हैं। तभी सोहन का अचानक से पैर किसी झाड़ी में फंस जाता है और वो गिर जाता है। बाबूजी, कोई मेरा पैर खींच रहा है, मुझे बचाओ। अजी, कुछ करिए, ये क्या बला है? मदन और उसकी पत्नी सोहन को अपनी ओर खींचते हैं और उसकी छीना झपटी में कविता की कपड़ों की पोटली वहीं गिर जाती है। जैसे तैसे मदन और उसकी पत्नी सविता अपने बेटे को उस झाड़ी से निकालती है। चल बेटे, चल जल्दी चल। सुनिए जी, मेरी पोटली।
भगवान, पोटली वोटली छोड़ो और जल्दी यहाँ से चलो, मुझे तो डर लग रहा है, यह रास्ता कुछ ठीक नहीं है। तीनों वहां से भागते हैं। जब तीनों वहां से भाग रहे होते हैं तभी मदन की नजर परछाइयों पर पड़ती है। वो देखता है उसके किनारे 4 परछाइयां दौड़ रही हैं। ये क्या चाल है? यहाँ तो सिर्फ हम 3 हैं। ये चौथी परछाई किसकी है? मदन उन 4 परछाइयों को देखकर डर जाता है। मदन पसीने से तरबतर हो जाता है और थोड़ी आगे जाकर रुक जाता है। क्या हुआ जी, आप रुक क्यों गए? चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से, ये रास्ता ठीक नहीं लगता मुझे। सविता, हम यहाँ फंस चुके हैं। यह रास्ता तो मुझे कोई भूल भुलैया लगता है। ये क्या कह रहे हो जी? हम बहुत देर से भाग रहे हैं, बस थोड़ी दूर में ही हमें पक्का रास्ता मिल जाएगा। नहीं सविता, हम अभी भी उसी जगह पर हैं। क्या फालतू बोले जा रहे हैं आप? चलिए ना यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मदन नीचे झुकता है और सविता के हाथ से छूटी हुई पोटली उठाकर कहता है, यह देखो, यह पोटली उसी जगह पर है ना, जहाँ पर तुमने इसे छोड़ा था। सविता पोटली देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सविता वो पोटली पकड़कर देखने वाली होती है कि तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। चलो जल्दी यहाँ से। वो तीनों भागते भागते फिर उस जगह पर आ जाते हैं। काफी रात हो जाती है, लेकिन मदन अपने परिवार के साथ बार बार वहीं घूमता रहता है। हम बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं जी, ये जगह बहुत डरावनी है, अब हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सोहन वहां से गायब हो जाता है। सोहन बेटे, कहाँ है तू? भगवान, तुम हिम्मत रखो, हम अपने बेटे सोहन को ढूंढ लेंगे। दोनों सोहन को गायब देखकर घबरा जाते हैं। सविता, मुझे इस झाड़ी के अंदर जाकर देखना होगा, कहीं हमारा बच्चा इन झाड़ियों में तो नहीं फंस गया। वैसे भी यह पगडंडी खत्म होने का नहीं नाम ले रही, ये खत्म ही नहीं हो रही। तुम यही रुको और मेरा इंतजार करना, मैं सोहन को ढूंढकर अभी आता हूँ। पर सविता, सोहन को ढूंढना बहुत जरूरी है। मदन झाड़ियों के अंदर चला जाता है। सविता बाहर खड़ी खड़ी इंतजार कर रही होती है। काफी समय हो जाता है, लेकिन मदन झाड़ियों से बाहर नहीं आता। तभी अचानक से झाड़ियों के अंदर से बहुत सारा धुआं उठने लगता है, जिसे देखकर सविता कांपने लगती है। मारे डर के वो पसीने पसीने हो जाती है। ये धुआं कैसा है? ये तो झाड़ियों से आ रहा है, पर झाड़ियों से इतना सारा धुआं कैसे आ रहा है? सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सोहन बेटे, कहाँ हैं? रात ने अंधेरे से चारों ओर ढक लिया था और चारों तरफ फैले धुएं ने भी उस जगह को डरावना बना दिया था। सविता कुछ समझ पाती तभी झाड़ियों के अंदर से बहुत तेज हिलने की आवाज आती है और किसी खूंखार जानवर की भी आवाज। सविता डर के मारे अपने कदमों को पीछे करती है। मुझे झाड़ियों के अंदर जाना होगा। सविता डरी सहमी झाड़ियों के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों के अंदर जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सारा अंधेरा गायब हो चुका था। वहां एक वीरान गांव था। सविता खड़ी खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी सोहन के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, माँ! सोहन बेटा, सोहन! कौन है आप और आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरी सुंदरी को बचा ले और इस गांव के लोगों को भी रोक ले। देख, वो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। रोक ले बेटी, इन्हें रोक ले। सविता पीछे मुड़कर देखती है तो काफी सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे होते हैं। सविता ये मांजरा देखकर चौंक जाती है। वो फिर बूढ़ी की तरफ मुड़ती है, लेकिन बूढ़ी जब तक वहां से गायब हो जाती है।
सविता फिर अपना गर्दन मोड़ कर देखती है। वहां से सारी भीड़ भी गायब हो जाती है। अभी तो सभी यही थे, कहाँ गए सारे? सविता अपने पति और बेटे को जोर जोर से आवाजें लगाकर पुकारती है, लेकिन उसे उसका पति कहीं नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ मदन भी उस वीरान गांव में यहां से वहां भटकते हुए अपने बेटे को खोजता है। सोहन बेटा कहाँ है तू? वे तो कोई लड़की लग रही है, उसी से जाकर पूछता हूँ। मदन डरा हुआ उस लड़की के पास जाता है। बेटी कौन हो तुम और इस वीरान गांव में क्या कर रही हो? लड़की जैसे ही मुड़कर देखती है, मदन डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस लड़की का सारा शरीर जला हुआ था। मदन की आवाज सुनकर सविता भी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैं हूँ, आंखें तो खोलिए। सविता तुम? वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। अरे ये लड़की कहाँ गुम हो गई? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए हैं? हे भगवान। सविता हमें यहाँ से अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द निकलना होगा, चलो। आप सही कह रहे हैं जी, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरा बेटा भी ना जाने कहाँ चला गया। यहाँ कैसी अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है जी, कुछ तो करिए। हमारे बेटे सोहन को ढूंढिए। हाँ, तो तुम शांत हो जाओ, हम साथ में मिलकर उसे ढूंढते हैं। मदन अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को ढूंढने लगता है। तभी जोर जोर की हवाएं चलने लगती हैं, जिससे धूल रेत उड़ने लगती है और तेज आंधी आ जाती है। ये क्या, अचानक से ये आंधी कैसे चलने लगी? मदन उस आंधी में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देख सविता बहुत रोती है। थोड़ी देर में आंधी भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। सविता अब बहुत लाचार हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, किससे मदद ले। वहां आसपास भी कोई नहीं था और जो उसे दिख रहे थे वो एक छलावा था। सविता फूट फूट कर बहुत रोती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। ये तो सोहन की आवाज है। मुझे जाकर देखना होगा। नहीं सविता, तुम अकेले मत जाओ, वहां खतरा है। नहीं जी, वो हमारा सोहन ही है। सविता, उस वीरान गांव में कुछ तो है। अभी हमें उस पेड़ के नीचे जलकर बैठना चाहिए। वैसे भी रात होने वाली है। सोहन को हम सुबह खोजते हैं। पर मेरी बात मानो सविता। कुछ ही देर में रात हो जाती है। सविता अपने पति मदन के साथ पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी जोर से चीखने की आवाज आती है। माँ बचा ले मुझे। बाबूजी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। ये तो मेरे सोहन की आवाज है। मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है। जाने दीजिए मुझे। रुको, मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रहिए। आपको वैसे ही बहुत चोट आई है। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मदन और सविता उस वीरान गांव की तरफ फिर चल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक बड़े बड़े बालों वाला बाबा मिलता है। ये भी छल है, चलिए यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उस खंडदर में जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। यहाँ आत्माओं का डेरा है। बहुत सारी आत्माएं उस खंडदर में वर्षों से हैं। पर हमारा बेटा है अंदर बाबा, हमारी मदद कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा उस खंडहर के अंदर जाता है और सोहन को अपने साथ ले जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाबा, ये कैसी जगह है? यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? बात वर्षों पुरानी है।
सुंदरी नाम की लड़की, जो इस गांव की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी, उस पर राजा फिदा हो गया। उसे हर हाल में वो पाना चाहता था, लेकिन इस गांव के लोगों में बहुत एकता थी। उस लड़की पर आंच न आए, इसलिए सबने मिलकर उसे राजा से बुरी नज़र को बचाने के लिए उसे छुपा दिया और राजा को कह दिया कि सुंदरी भाग गई। लेकिन जब यह बात राजा को पता चली तो गांव वालों को ने सुंदरी को छुपा कर रखा है, तो उसने सुंदरी को जलाकर मार दिया और तो और उसके परिवार को भी मार दिया। राजा के ऐसे अत्याचार ने गांव वालों को भी वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। जब सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे, तभी उसने सबको बंदी बनाकर आग लगा दी। न जाने कितने सारे बच्चे बूढ़े मारे गए, कितनी सारी महिलाएं भी मारी गईं। उनकी आत्माएं हमेशा 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 के लिए यहाँ कैद हो गई हैं। बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की है, अब हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बता दीजिए। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो वही बाहर जाने का रास्ता है। उस पेड़ में बस हाथ छूना है और कुछ मंत्र पढ़ना है। मदन अपने परिवार को लेकर उस पेड़ के पास जाता है, जिसे छूने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।